अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज कैलकुलस का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये एक पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। यानी हमें पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। तो इसमें हमें पहला जो फंक्शन दिया गया है उसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसमें एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरा जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमें x दिया गया है और उस कंडीशन में दिया गया है कि जब x जो है वो 1 से बड़ा होगा। और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम को होल्ड करता है। अगर होल्ड करता है तो वो किस इंटरवल पे होल्ड करता है, 1/2 से 2, यानी इस क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या ये फंक्शन होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी होगी इस इंटरवल के ऊपर, और हमें इस फंक्शन के लिए डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी होगी। तो अब जो हमारे पास इंटरवल है वो हमारे पास है 1/2 से लेकर 2 तक, यानी 1/2 से लेकर हमारे पास 2 तक इंटरवल है। अब यहाँ पर अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि आपने इस एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है और एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक हो गया। तो अब हम लेस देन 1 की अगर बात करें कि अगर x जो है वो लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन 1 से छोटी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू भी पुट करें जो कि 1 से लेस देन होंगी तो फिर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। फंक्शन यानी डिफाइंड फंक्शन होगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी, रियल वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम x से ग्रेटर पुट करते हैं, यहाँ पर x से कोई 1 से, ठीक हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि देखें ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर हम x 1 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर तो तब भी हमारे पास इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफाइंड होगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा तमाम रियल वैल्यूज़ के ऊपर। तो लेकिन अब यहाँ पे 1 पे हमें डाउट है, वो इसलिए क्योंकि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और अगर यहाँ पर होता ना x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इसका मतलब ये होता कि फंक्शन 1 के ऊपर भी कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर हमें शक है, हमें डाउट है, हो सकता है कि फंक्शन जो है 1 के ऊपर कंटिन्यू ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन जो है वो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होंगी उसमें भी कंटिन्यूस है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी होंगी उसके ऊपर भी फंक्शन ये वाला कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है तमाम उन वैल्यूज़ के लिए जो कि 1 से छोटी होंगी, ठीक हो गया, 1/2 से बड़ी होंगी। इसी तरीके से ये वाला जो फंक्शन है ये भी हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर 1 से वैल्यू बड़ी होंगी और 2 से छोटी होंगी, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो इनमें भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, बट वी नीड टू चेक continuity एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर यहाँ पर भी होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो हम यहाँ पर 1 की पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब हमने 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उससे पहले हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अगर हम f(1) पुट करते हैं, f(1) पुट करते हैं तो f(1) के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर है, यानी x जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी फंक्शन की वैल्यू आ गई। और उसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x), ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड का मतलब x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 के हम यही वाला फंक्शन लेंगे x स्क्वायर वाला। तो x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है x। तो अब हम फंक्शन की लिमिट की वैल्यू लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फंक्शन की वैल्यू भी 1 है और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यही हमने प्रूव करना था कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से यहां पर हमारे पास 1 तक। ठीक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक की है। तो लिहाजा मीन वैल्यू थ्योरम की जो पहली कंडीशन है, यानी ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो वो हमने यहाँ पर वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो याद रखिए कि हम जो पीस वाइज फंक्शन होगा तो इसमें हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले सकते कि हम यहाँ पर 2x कर दें और इसको 1 कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एल एफ डैश ऑफ 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर ए होता है ना जनरल, अगर हम लिखते हैं तो हम तो 1 के ऊपर चेक करें, तो लिहाजा मैं ए की जगह 1 लिखूंगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। जनरली तो यहाँ पर x माइनस ए होता है। ठीक हो गया, तो आप डायरेक्ट ये लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव वो फाइंड कर लें। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, यानी वो लेस देन हुआ 1 से, तो ये वाला फंक्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मैं एफ ऑफ x की जगह क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर लिखूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 क्या था, 1 था हमारे पास, पीछे आप देख सकते हैं, और x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये हमारे पास x माइनस 1 ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर। ठीक हो गया, लिमिट, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी भी इसी पे चेक किया ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी 1 पे चेक करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी x बड़ा हुआ 1 से, तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ x की जगह पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस एफ ऑफ 1 1 था, ये भी 1 था, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ये जब इससे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो लिहाजा जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम भी होल्ड नहीं करेगा, यानी मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है और आपने इसको फिर जनरलाइज करना है, यानी जो भी आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसको आपने मीन वैल्यू थ्योरम की फॉर्म में इसको लिखना है। यानी आपका रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम की फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो फंक्शन है, तो इसमें हमने क्या पुट करना है जी, रोल थ्योरम पुट करना है या अप्लाई करना है। तो अब रोल थ्योरम के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। ठीक हो गया, पहली कंडीशन ये होती है कि आपने इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरी
कंडीशन ये होती है कि हमने ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और तीसरी चीज़ हमने क्या उसमें प्रूव करनी होती है अप्लाई थ्योरम में, कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो तीसरी कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ बी के इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए, यानी जहाँ जहाँ एक्स है इस फंक्शन के अंदर वहाँ वहाँ हमने ए पुट कर लेना है। ठीक हो गया। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए पुट करना है, और ये तो एज इट इज़ आएगा सारा। तो यहाँ पर x की पावर n है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की पावर n 1, ये तो वैसे लिखेंगे a की पावर n 1, b की पावर n 1। ठीक हो गया। अब ये आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई से भी दो रोज़ या दो कॉलम अगर डिटर्मिनेंट में इक्वल आ जाएंगे तो हम जो डिटर्मिनेंट होगा उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो आप इनका डिटर्मिनेंट ले भी सकते हैं, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या इसमें फाइंड करेंगे, एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स जगह पे क्या पुट करूँगा, बी पुट करूँगा। तो बाकी वही तरीका होगा सारा जो हमने एफ ऑफ ए के लिए किया, एफ ऑफ बी आ जाएगा, यहाँ पर बी की पावर एन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, एफ ऑफ ए की पावर एन 1। ठीक हो गया। और इसको भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा क्योंकि मैंने एक्स की जगह पे बी पुट करना है यहाँ पर। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल आ रहे हैं, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई से भी दो रोज़ या कोई से भी दो कॉलम अगर इक्वल आ जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए भी हमारे पास ज़ीरो आया था और एफ ऑफ बी भी ज़ीरो आया था, तो लिहाजा ये हमने प्रूव कर लिया रोल थ्योरम की जो प्रॉपर्टी थी कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी जो तीसरी कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो गई है, लेकिन हमें ये भी तो फाइंड करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और उसके बाद डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए हम इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कॉलम और ये रो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास हम बचेगा ये वाला जो हमारे पास डायगोनल की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए एन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एन माइनस, और उसके बाद बी की पावर एन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी एन। ठीक हो गया। अब आपको पता है जब अब इस तरह 3/3 हो तो हम सेकंड के लिए नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस एफ ऑफ ए। ठीक हो गया। और अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एक्स एन और माइनस बी एन। ठीक हो गया। तीसरा अब हमारा पॉजिटिव आ जाएगा एफ ऑफ बी, तो जब एफ ऑफ बी ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएंगी तो ये हमारे पास एक्स एन माइनस ए एन, यानी एक्स एन माइनस ए की पावर एन। ठीक हो गया। तो और अब हमने जो हमारे जो सवाल के अंदर में गिवन था ये था कि आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो पहले से क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज एफ ऑफ एक्स होल्ड्स, ठीक हो गया, होल्ड करता है रोल्स थ्योरम को। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि अप्लाई करें। अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स होल्ड्स होल थ्योरम, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो फिर क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिहाजा एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में से, तो सच दैट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें कि जब ये थ्योरम मतलब रोल थ्योरम इस पर अप्लाई होता है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है, तो C बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल से। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा, यानी
इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है, तो लिहाजा हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर जो x है ना, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ x, और ये कांस्टेंट है, ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा ए एन माइनस बी एन, और उसके बाद ये हमारे पास कांस्टेंट है एफ ऑफ ए, और इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि x है, x की पावर n है, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर प्लस एफ ऑफ b एज इट इज़, और x की पावर n है तो एन एक्स की पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x ए एन माइनस बी एन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एन एक्स की पावर n माइनस 1 और एन एक्स की पावर n माइनस 1 ये कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, बाहर माइनस है, तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, यानी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये एफ ऑफ बी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 था ना, क्योंकि जब हमने रोल थ्योरम अप्लाई किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने सी पुट कर देना है और इसको 0 कर देना है, ठीक है। यानी एफ डैश ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ डैश ऑफ सी इंटू ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पर एन सी एन माइनस 1, और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किया कि जो डेरिवेटिव लिया था ना डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पर तो सी है, तो वहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव लिया था वहाँ पर सी पुट कर दिया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो माइनस हो रहा है ना, ये वाली टर्म ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी एफ डैश ऑफ सी इंटू ए की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी एन माइनस 1 और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको मैं इधर आके डिवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। और याद रखिएगा यहाँ पर ये मैं मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दूंगा, और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ नीचे, एन सी एन माइनस 1 और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा ए एन माइनस बी एन। तो ये अगर आप देखें तो मीन वैल्यू थ्योरम की शक्ल बन गई। वो इसी तरह होता था ना, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये उसी तरह की मीन वैल्यू थ्योरम की जो है ना वो शक्ल बन गई है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में कि दिस इज़ द जनरलाइज फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने हमें ये पूछी की थी कि क्या अगर ये इस जनरलाइज फॉर्म अगर रूल थ्योरम अप्लाई करते हैं और हम मीन वैल्यू थ्योरम की जनरलाइज फॉर्म लेकर आते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू नेगेटिव ले लें तो क्या फिर ये होल्ड करेगा। तो देखें अगर n की वैल्यू यानी अगर n जो है वो लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की पावर n और माइनस b की पावर n। तो अगर हम यहाँ पर a की पावर माइनस n ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं b की पावर माइनस n ले लूँ, माइनस यानी 0 का 0 से लेस का मतलब ही है ना कि n नेगेटिव होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/a की पावर n और माइनस 1/b की पावर n। ठीक है, मैं ये इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखें अगर यहाँ पर n जो है यहाँ पर अगर 0 आ जाए, नीचे अगर ये 0 हो जाए, ठीक हो गया, तो अगर हम 0 ले लें, ठीक है, n की पावर 0, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि अगर 0 ना हो तो तब जो है वो होल्ड करता है थ्योरम। अगर इफ़ n इज़ लेस देन 0, ठीक हो गया, थ्योरम होल्ड करेगा, किसी भी वैल्यू पे होल्ड करेगा क्योंकि अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आप ले लेते हैं, ठीक हो गया, तो होल्ड करेगा। बट अगर 0 हो n की जगह पे, तो फिर जो है वो होल्ड नहीं करेगा, यानी 0 डज नॉट बिलोंग टू जो हमारे पास ए बी इंटरवल है। ठीक हो गया, अगर इस इंटरवल में 0 आ जाता है
ठीक हो गया। अगर n की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक हो, ये नेगेटिव हो, लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये थ्योरम जो है वो होल्ड नहीं करेगा मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का।